दिल्ली की सड़कों पर सूरज ढल चुका था और शाम का धुंधलका चारों तरफ फैल रहा था। कनॉट प्लेस के पास एक व्यस्त चौराहे पर एक पुराना ऑटो रिक्शा रुका। ऑटो का ड्राइवर, जिसका चेहरा थकान और जिंदगी की कठिनाइयों से भरा हुआ था, ने रियरव्यू मिरर में एक झलक देखी। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुरानी कहानी अब भी जिंदा हो। उसकी पुरानी कमीज और टोपी जिंदगी के उतार चढ़ाव की गवाही दे रही थी। भैया, कितना किराया? एक अधेड़ उम्र के शख्स ने ऑटो के पास आकर पूछा। उसकी आवाज में सौम्यता थी, लेकिन उसका लहजा किसी ऐसे इंसान का था जो जिंदगी की भागदौड़ में थक चुका हो। वह साधारण कपड़ों में था, एक पुरानी शर्ट और पैंट जो कई बार धुल चुकी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, शायद ऑफिस से लौटते वक्त का सामान। ऑटो ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और बोला, कहाँ जाना है? उसकी आवाज में भारीपन था, जैसे वह बात करने से ज्यादा थक गया हो। वसंत विहार, उस शख्स ने जवाब दिया। फिर वह ऑटो में बैठने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह ऑटो की सीट पर बैठा, उसने ड्राइवर के चेहरे को गौर से देखा। कुछ पल के लिए वह ठिठक गया। उसकी आंखें संदेह और आश्चर्य से भर गईं। राजीव साहब? उसने हकलाते हुए पूछा, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। ऑटो ड्राइवर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और चेहरे पर एक क्षण के लिए घबराहट उभरी। आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने सवाल किया। उसकी आवाज में एक पुराना दर्द झलक रहा था। सुरेश सुरेश शर्मा, मैं आपका पुराना कर्मचारी, मेहरा इंडस्ट्रीज में। उस शख्स ने धीरे से कहा, जैसे वह खुद को यकीन दिला रहा हो। साहब, आप आप ये ऑटो चला रहे हैं? राजीव मेहरा, जो कभी दिल्ली का सबसे बड़ा करोड़पति था, ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी टोपी उतारी और चेहरे पर हाथ फेरा। हाँ, सुरेश, मैं ही हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और थकान का मिश्रण था। जिंदगी ने बहुत कुछ बदल दिया। सुरेश कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन साथ ही एक पुराना दर्द भी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। साहब, ये कैसे हुआ? उसने आखिरकार पूछ ही लिया। राजीव ने एक कड़वी हंसी हंसी। लंबी कहानी है सुरेश, बहुत लंबी। उसने ऑटो स्टार्ट किया और सड़क पर नजरें गड़ाए रखीं, जैसे वह उस सवाल से बचना चाहता हो। सुरेश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह समझ गया कि अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है। ऑटो धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों पर बढ़ने लगा और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन उस खामोशी में एक पूरी जिंदगी की कहानी छिपी थी। वह कहानी जो राजीव मेहरा को दिल्ली के सबसे बड़े बंगले से इस पुराने ऑटो तक ले आई थी। कभी दिल्ली का सबसे चमकता सितारा राजीव मेहरा, एक समय में वह शख्स था जिसके पास सब कुछ था। मेहरा इंडस्ट्रीज, जो उसके पिता रमेश मेहरा ने अपनी मेहनत से खड़ी की थी, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। रमेश मेहरा की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति और कारोबार राजीव को मिला। लेकिन राजीव में न तो अपने पिता की मेहनत थी, न ही उनकी समझदारी। वह केवल उस धन का वारिस था जिसे उसने कभी कमाया नहीं था। राजीव का बचपन और जवानी ऐशो आराम में बीते। विदेशी स्कूलों में पढ़ाई, महंगी कारें और दुनिया की सैर, उसके लिए यह सब आम था। उसकी मां, जो रमेश मेहरा की मृत्यु के बाद टूट चुकी थी, ने उसे कभी अनुशासन नहीं सिखाया। राजीव को जो चाहिए था वह उसे तुरंत मिल जाता। इस लाड़ प्यार ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो केवल अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचता था। जब वह कॉलेज से लौटा तो मेहरा इंडस्ट्रीज का कमान उसके हाथों में आया, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए कारोबार एक खिलौना था। वह कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स में देर से पहुंचता, और अगर पहुंचता भी तो केवल अपनी नई घड़ी या कार की चर्चा करता। कंपनी के पुराने कर्मचारी जैसे सुरेश शर्मा, जो रमेश मेहरा के समय से थे, यह सब देखकर चिंतित होते, लेकिन राजीव उनकी सलाह को मजाक में उड़ा देता। राजीव की जिंदगी केवल कारोबार तक सीमित नहीं थी, उसकी निजी जिंदगी भी उतनी ही चर्चा में रहती थी। उसकी शादी दिल्ली की एक मशहूर फैशन डिजाइनर माया से हुई थी। माया खूबसूरत थी, महत्वाकांक्षी थी और राजीव की तरह ही ऐशो आराम की आदी थी। उनकी शादी की तस्वीरें हर मैगजीन के कवर पर छपी थीं, लेकिन यह शादी प्यार से ज्यादा एक सामाजिक समझौता थी।
माया को राजीव का पैसा और रुतबा चाहिए था और राजीव को माया जैसी ट्रॉफी वाइफ जो उसकी पार्टियों की शान बढ़ाए। उनके 2 बच्चे हुए, रोहन और रिया। लेकिन राजीव और माया दोनों ही अपने बच्चों को समय देने में असफल रहे। रोहन और रिया को नानी और नौकरों ने पाला। राजीव को लगता था कि बच्चों को महंगे स्कूलों में भेज देना और उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देना ही काफी है। संस्कार, अनुशासन या नैतिकता जैसे शब्द उसके शब्दकोश में थे ही नहीं। राजीव की पार्टियां दिल्ली के उच्च समाज की शान थी। हर हफ्ते उसके लुटियंस दिल्ली के बंगले में बॉलीवुड सितारे, उद्योगपति और विदेशी मेहमान जमा होते। वहां शराब की नदियां बहती और लोग रात भर नाचते गाते। लेकिन इन पार्टियों में केवल चमक ही नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था। राजीव के कई अफेयर की अफवाहें शहर में फैलने लगी थीं। वह अपनी शादी को गंभीरता से नहीं लेता था और माया को भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी जिंदगी में व्यस्त थी, अपने फैशन ब्रांड को ऊंचाइयों तक ले जाने में। मेहरा इंडस्ट्रीज का कारोबार धीरे धीरे डगमगाने लगा। राजीव ने कंपनी के फंड्स को अपनी निजी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह बिना सोचे समझे निवेश करता और कई बार गलत लोगों पर भरोसा कर लेता। सुरेश शर्मा जैसे पुराने कर्मचारी उसे बार बार चेतावनी देते, लेकिन राजीव उनकी बातों को अनसुना कर देता। एक बार तो उसने मीटिंग में सुरेश को अपमानित करते हुए कहा, तुम जैसे लोग मेरे नौकर हैं, अपनी हद में रहो। सुरेश ने यह अपमान चुपचाप सह लिया, लेकिन उनके मन में राजीव के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। फिर भी वह रमेश मेहरा की याद में कंपनी के प्रति वफादार रहे। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का घाटा बढ़ता गया, सुरेश और कई अन्य पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। राजीव ने उनकी जगह अपने दोस्तों और चापलूसों को ऊंचे पदों पर बिठा दिया। राजीव की जिंदगी की चमक अभी भी बरकरार थी, लेकिन यह चमक उस मोमबत्ती की तरह थी जो जलने से पहले सबसे ज्यादा रोशनी देती है। कारोबार अब कर्ज के बोझ तले दब रहा था। बैंक लोन की किस्तें चुकाने में देरी हो रही थी और कई प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े थे। लेकिन राजीव को अभी भी यकीन था कि उसका पैसा और रुतबा उसे बचा लेगा। उसके बंगले की पार्टियां अब भी चलती थीं, लेकिन अब उनमें पहले जैसी रौनक नहीं थी। मेहमान कम होने लगे थे और जो आते वे केवल राजीव के पैसे के लिए आते। माया ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। वह अपने फैशन ब्रांड में व्यस्त रहने का बहाना करती, लेकिन असल में वह राजीव की बिगड़ती छवि से बचना चाहती थी। रोहन और रिया, जो अब टीनेज में थे, अपने पिता की तरह ही बिगड़ रहे थे। रोहन को महंगी कारों और दोस्तों की महफिलों का शौक था, जबकि रिया सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाने में मशगूल थी। राजीव को लगता था कि वह अपने बच्चों को वह सब दे रहा है जो वह चाहता था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि वह उन्हें केवल पैसा दे रहा था, प्यार और संस्कार नहीं। जिंदगी की इस चमक धमक में राजीव भूल गया था कि हर चीज की एक कीमत होती है और वह कीमत चुकाने का वक्त अब करीब आ रहा था। मेहरा इंडस्ट्रीज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कंपनी के शेयर गिर रहे थे और निवेशक भाग रहे थे। राजीव के दोस्त, जो कभी उसके साथ रात दिन पार्टी करते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन राजीव को अभी भी यकीन था कि वह सब कुछ ठीक कर लेगा। वह सोचता था कि उसका नाम और उसकी संपत्ति उसे बचा लेगी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिंदगी उससे एक ऐसी कीमत वसूल करने वाली थी जिसके लिए वह तैयार नहीं था। ऑटो अब भी दिल्ली की सड़कों पर चल रहा था। सुरेश और राजीव के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक तूफान छिपा था। वह तूफान जो राजीव की जिंदगी को उजाड़ चुका था। सुरेश की आंखों में सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। और राजीव, जो अब केवल एक ऑटो ड्राइवर था, उसकी नजरें सड़क पर थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और, उस अतीत में जो कभी उसका गौरव था और अब उसकी सबसे बड़ी हार। राजीव मेहरा की जिंदगी की चमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। दिल्ली के लुटियंस जोन में उसका आलीशान बंगला अभी भी खड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों पर अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। मेहरा इंडस्ट्रीज, जो कभी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार थी, अब कर्ज के बोझ तले दब रही थी। राजीव के गलत फैसलों और लापरवाही ने कंपनी को उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां से वापसी लगभग असंभव थी। लेकिन राजीव को अभी भी यकीन था
कि वह सब कुछ ठीक कर लेगा। उसका अहंकार उसे यह मानने ही नहीं देता था कि वह गलत हो सकता है। उसके बंगले की पार्टियां अब पहले जैसी नहीं थीं। पहले जहां सितारे और उद्योगपति उसकी चौखट पर कतार लगाए रहते थे, अब केवल चापलूस और मौकापरस्त लोग ही आते। राजीव की शोहरत अब उसकी संपत्ति तक सीमित थी, और वह संपत्ति भी अब तेजी से खत्म हो रही थी। उसने कंपनी के फंड्स को अपनी निजी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा। नई कारें, विदेशी छुट्टियां और महंगी पार्टियां, यह सब अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब यह सब कर्ज के पैसे से चल रहा था। माया, उसकी पत्नी, अब और भी दूर हो चुकी थी। वह अपने फैशन ब्रांड में पूरी तरह डूब गई थी। उसका ब्रांड दिल्ली के अमीरों के बीच काफी मशहूर था, और वह अब राजीव के पैसे पर निर्भर नहीं थी। माया ने राजीव से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वह उसकी बिगड़ती छवि से अपने ब्रांड को जोड़ना नहीं चाहती थी। उनके बीच अब केवल औपचारिक बातचीत होती थी, और वह भी बच्चों या घर के खर्चों तक सीमित थी। रोहन और रिया, उनके बच्चे, अब पूरी तरह बिगड़ चुके थे। रोहन, जो अब कॉलेज में था, अपने पिता की तरह ही ऐशो आराम का आदी हो गया था। वह अपने दोस्तों के साथ रात रात भर पार्टियां करता, महंगी कारों में शहर में घूमता और पैसे को पानी की तरह बहाता। रिया, जो सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ की तस्वीरें डालने में मशगूल थी, अपने पिता की तरह ही दिखावे की जिंदगी जी रही थी। राजीव और माया ने कभी अपने बच्चों को अनुशासन या नैतिकता नहीं सिखाई, और अब इसका नतीजा सामने था। मेहरा इंडस्ट्रीज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कंपनी के शेयर बाजार में गिर रहे थे, और निवेशक एक एक कर भाग रहे थे। राजीव ने कई बार बैंकों से लोन लिया, लेकिन वह लोन चुकाने में असफल रहा। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी उधार मांगा, लेकिन अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। कंपनी के पुराने कर्मचारी, जो रमेश मेहरा के समय से थे, एक एक कर नौकरी छोड़ चुके थे। जो बचे थे, वे भी केवल इसलिए रुके थे क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच सरकार की नजर मेहरा इंडस्ट्रीज पर पड़ गई। कंपनी के खातों में अनियमितताएं पाई गई। राजीव ने कई बार टैक्स चोरी की थी और कंपनी के फंड्स को गलत जगहों पर निवेश किया था। एक दिन सुबह सुबह इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारी राजीव के बंगले पर पहुंचे। उनके साथ पुलिस और मीडिया वाले भी थे। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। मेहरा इंडस्ट्रीज पर टैक्स चोरी का आरोप, राजीव मेहरा के बंगले पर ईडी की रेड। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। हेडलाइंस हर न्यूज चैनल और अखबार में छा गई। राजीव के लिए यह एक ऐसा झटका था जिसके लिए वह तैयार नहीं था। अधिकारियों ने कंपनी के दफ्तर और राजीव के बंगले की तलाशी ली। कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए और कंपनी के बैंक खाते सील कर दिए गए। राजीव को कई बार जांच एजेंसियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। रुतबा, उसका नाम, सब कुछ अब मिट्टी में मिल रहा था। माया ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने राजीव से तलाक की मांग कर दी। उसने कहा कि वह अब और इस शादी को नहीं निभा सकती। तलाक के बाद माया ने अपनी संपत्ति का हिस्सा ले लिया और बच्चों के साथ विदेश चली गई। रोहन और रिया ने भी अपने पिता को छोड़ दिया। उनके लिए राजीव अब केवल एक असफल इंसान था, जिसके पास अब कुछ नहीं बचा था। राजीव के दोस्त, जो कभी उसके साथ दिन रात पार्टियां करते थे, अब उससे मुंह मोड़ चुके थे। उसके रिश्तेदार, जो कभी उसके पैसे के लिए उसके आसपास मंडराते थे, अब उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। मेहरा इंडस्ट्रीज को आखिरकार बंद करना पड़ा। कंपनी की सारी संपत्ति नीलाम हो गई और राजीव का बंगला भी बिक गया। जो कुछ बचा था वह कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी थी, जिसे राजीव ने अपने नाम पर रखा था, लेकिन वह भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। राजीव अब अकेला था। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका रुतबा, सब कुछ छिन चुका था। वह दिल्ली की गलियों में भटकने लगा, बिना किसी मकसद के। पास अब केवल एक छोटा सा किराए का कमरा था और कुछ पैसे, जो उसने अपनी आखिरी प्रॉपर्टी बेचकर जुटाए थे। लेकिन वह पैसे भी जल्दी खत्म हो गए। जिंदगी को जीने के लिए राजीव ने वही किया जो वह कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने एक पुराना ऑटो रिक्शा खरीदा और दिल्ली की सड़कों पर उसे चलाना शुरू किया। वह शख्स, जो कभी लग्जरी कारों में घूमता था, अब ऑटो चलाकर 2 वक्त की रोटी कमा रहा था। हर दिन जब वह दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाता,
उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती। वह बंगला, वह पार्टियां, वह रुतबा, सब कुछ अब एक सपने की तरह था। लेकिन उस सपने ने उसे कुछ नहीं दिया, सिवाय अकेलेपन और पछतावे के। राजीव को अब समझ आ रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की थी। उसने अपने पिता की मेहनत को बर्बाद किया, अपने परिवार को खो दिया और अपने बच्चों को गलत रास्ते पर धकेल दिया। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? जो गया वह गया। कभी कभी जब वह ऑटो चलाते हुए दिल्ली की सड़कों पर रुकता तो लोग उसे घूरते। कुछ लोग उसे पहचान लेते, लेकिन ज्यादातर लोग उसे एक आम ऑटो ड्राइवर समझकर आगे बढ़ जाते। राजीव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अब उस दुनिया से बहुत दूर था जहां लोग उसके नाम की वजह से उसका सम्मान करते थे। दिल्ली की सड़कों पर शाम का धुंधलका गहरा रहा था। कनॉट प्लेस के व्यस्त चौराहे पर राजीव मेहरा का पुराना ऑटो रिक्शा खड़ा था। उसका चेहरा थकान और पसीने से सना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अभी भी अपने अतीत से जूझ रहा हो। ऑटो की सीट पर बैठा सुरेश शर्मा, उसका पुराना कर्मचारी, उसे अविश्वास भरी नजरों से देख रहा था। साहब, ये कैसे हुआ? सुरेश ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज में दुख और आश्चर्य का मिश्रण था। राजीव ने एक कड़वी हंसी हंसी। लंबी कहानी है सुरेश, बहुत लंबी। उसने ऑटो का इंजन स्टार्ट किया और सड़क पर नजरें गड़ाए रखी, जैसे वह उस सवाल से बचना चाहता हो। सुरेश चुप रहा। वह समझ गया कि अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है। ऑटो धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों पर बढ़ने लगा। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक पूरी जिंदगी की कहानी छिपी थी। वह कहानी जो राजीव को दिल्ली के सबसे बड़े बंगले से इस पुराने ऑटो तक ले आई थी। सुरेश की नजरें राजीव के चेहरे पर थीं। वह उस शख्स को देख रहा था जो कभी उसका बॉस था, जिसके एक इशारे पर पूरी कंपनी चलती थी। लेकिन अब वह एक साधारण ऑटो ड्राइवर था, जिसके चेहरे पर जिंदगी की कठिनाइयों की लकीरें साफ दिख रही थी। सुरेश के मन में सवालों का तूफान था, लेकिन वह जानता था कि राजीव को वक्त चाहिए। साहब, वसंत विहार का किराया कितना होगा? सुरेश ने आखिरकार खामोशी तोड़ी। राजीव ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। तुमसे क्या किराया लूंगा सुरेश? पुराने दिन याद है ना? उसकी आवाज में एक पुराना दर्द था, लेकिन साथ ही एक हल्की सी गर्मजोशी भी। सुरेश ने मुस्कुराने की कोशिश की। हां साहब, पुराने दिन कैसे भूल सकता हूं, लेकिन अब तो सब बदल गया। सब कुछ, राजीव ने धीरे से कहा। उसकी नजरें सड़क पर थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और। वह उन दिनों को याद कर रहा था जब सुरेश उसके ऑफिस में आता था, रमेश मेहरा के समय से चले आ रहे खातों को संभालता था और कंपनी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता था। लेकिन राजीव ने उसकी सलाह को कभी गंभीरता से नहीं लिया। ऑटो वसंत विहार की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में सुरेश ने धीरे से पूछा, साहब, आप अकेले हैं अब? राजीव की आंखें एक पल के लिए नम हो गईं। हां सुरेश, अकेला ही हूं। माया चली गई, बच्चे भी, सबने मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज में एक गहरा पछतावा था। सुरेश कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुप रहा। वह जानता था कि राजीव की जिंदगी में क्या क्या हुआ होगा। उसने अखबारों में पढ़ा था, मेहरा इंडस्ट्रीज का दिवालिया होना, राजीव के बंगले पर ईडी की रेड और माया का तलाक। लेकिन यह सब सुनना और राजीव के मुंह से सुनना दो अलग बातें थीं। राजीव ने एक पल के लिए हिचकिचाया। वह नहीं चाहता था कि कोई उस पर तरस खाए, लेकिन सुरेश की आंखों में एक सच्चाई थी, एक पुराना रिश्ता था। ठीक है, उसने कहा। सुरेश का घर एक साधारण सा फ्लैट था। उसकी पत्नी शांति और 2 बच्चे घर पर थे। जब सुरेश ने राजीव को अपने पुराने बॉस के रूप में पेश किया तो शांति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चाय बनाने चली गई। चाय की चुस्कियां लेते हुए सुरेश ने धीरे से पूछा, साहब, आपने ऑटो कब से चलाना शुरू किया? पिछले 2 साल से, राजीव ने जवाब दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो यही रास्ता बचा था, किराए का कमरा, ऑटो और 2 वक्त की रोटी। बस यही जिंदगी है अब। सुरेश ने गहरी सांस ली। साहब, मुझे याद है जब आप बोर्ड मीटिंग में आते थे, आपकी एक बात पर सब चुप हो जाते थे, और अब? उसकी आवाज भारी हो गई। अब मैं वही हूं जो मैंने चुना, राजीव ने कहा। मैंने अपने पिता की मेहनत को बर्बाद किया सुरेश। मैंने तुम जैसे लोगों की बात नहीं सुनी। मैंने सोचा कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं है।
अगर तुम अकेले हो। सुरेश ने देखा कि राजीव की आंखें नम थीं। उसने बात बदलने की कोशिश की। साहब, मेरी जिंदगी भी आसान नहीं थी। मेहरा इंडस्ट्रीज से निकाले जाने के बाद मैंने छोटी मोटी नौकरियां की। अब एक स्कूल में अकाउंटेंट हूं। ज्यादा नहीं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और घर चल जाता है। राजीव ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुमने मेहनत की सुरेश, तुमने अपने परिवार को संभाला। मैंने तो सब कुछ गंवा दिया। उस रात राजीव सुरेश के घर से विदा हुआ, लेकिन सुरेश ने उससे वादा लिया कि वह फिर मिलेगा। अगले कुछ हफ्तों में सुरेश और राजीव की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी सुरेश राजीव के ऑटो में बैठता, तो कभी राजीव को अपने घर बुलाता। सुरेश ने देखा कि राजीव की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह खांसी और कमजोरी से परेशान था, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से मना करता था। सुरेश ने एक दिन राजीव को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद पता चला कि राजीव को फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा कि इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए पैसे और देखभाल चाहिए। राजीव ने हंसकर कहा, पैसे तो मेरे पास हैं ही नहीं सुरेश, और देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। सुरेश ने फैसला किया कि वह राजीव की मदद करेगा। उसने अपनी बचत से राजीव का इलाज शुरू करवाया। उसने अपने घर में राजीव के लिए एक कमरा भी दे दिया। शांति और बच्चों ने भी राजीव को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। लेकिन राजीव की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। वह जानता था कि उसका वक्त करीब आ रहा था। एक रात जब वह सुरेश के साथ छत पर बैठा था, उसने कहा, सुरेश, तुमने मेरे लिए जो किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन तुमने मुझे माफ कर दिया। सुरेश की आंखें नम हो गईं। साहब, पुरानी बातें भूल जाइए। आप अब हमारे परिवार का हिस्सा है। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह राजीव अपने कमरे में हमेशा के लिए सो गया। सुरेश और उसका परिवार सदमे में था। उन्होंने राजीव का अंतिम संस्कार अपने परिवार के सदस्य की तरह किया। सुरेश को बाद में राजीव की कुछ पुरानी चीजों में एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, सुरेश, तुमने मुझे वह दिया जो मेरे पास कभी नहीं था, एक परिवार। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन आखिरी दिनों में तुमने मुझे सुकून दिया। धन्यवाद। सुरेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उस ऑटो को देख रहा था जो अब खड़ा था। राजीव चला गया था, लेकिन उसकी कहानी, एक समय जो था, वह अब भी सुरेश के दिल में जिंदा थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।